The empire is shrinking. 2025 के फर्स्ट हाफ में अभी जिस तरीके से टीजर और ट्रेलर्स निकल कर आ रहे हैं ना मूवीज के, ऐसा लग रहा है कि 2024 में ही मेकर्स और प्रोडक्शन हाउसेस ने अपनी मूवीज को शूट कर लिया था एंड अभी 2025 के सेकंड हाफ में मूवीज रिलीज होने वाली है, इसलिए फर्स्ट हाफ में हमको टीजर और ट्रेलर्स की भरमार देखने को मिल रही है। इतने सारे टीजर ट्रेलर्स आया कि क्या ही बताऊं, लेकिन इतने सारे टीजर ट्रेलर्स में से सबसे ज्यादा एक शॉकिंग ट्रेलर निकल कर आया है। इसके पहले टीजर भी आया था इसका, उस पर मैं वीडियो नहीं बनाया, अब इसका रीजन जो मन हो वो रख लो। लेकिन अभी सीरियसली केसरी चैप्टर 2 का ये वाला जो ट्रेलर निकल कर आया है ये शॉकिंग तो है ही, लेकिन इस ट्रेलर को देखकर ये वाइब भी आ रही है कि हम कुछ अच्छा देखने जा रहे हैं, कुछ जेन्युइन, कुछ सीरियस देखने जा रहे हैं हम। तो अब इसी के साथ ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। चलो करते हैं। The empire is shrinking. तो भाई लोग ट्रेलर शुरू होता है और हमें देखने को मिलता है कि इंस्पायर्ड फ्रॉम द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब ये टेक्स्ट ट्रेलर की शुरुआत में ही डालना क्यों नेसेसरी था, इसका मतलब तो अभी तक तुम समझ ही गए होगे कि यहाँ पर डार्केस्ट चैप्टर क्यों बोला जा रहा है इसको इंडियन हिस्ट्री का। अब आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर ऐसे लोग भी होंगे जिनको कि इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर है तो मैं तुमको ये बता देना चाहता हूँ कि इसको डार्केस्ट चैप्टर क्यों बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री का। तो देखो बात कुछ ऐसी है ना कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था तब पंजाब अमृतसर में यहाँ पर एक भीड़ प्रोटेस्ट करने निकली थी जलियांवाला बाग में। एंड यार कहा यह भी जाता है कि जनरल डायर ने यहाँ पर एक प्लेन की मदद से ये एस्टिमेट किया था कि वहां पर तकरीबन 6000 लोग थे। एंड एक और एस्टिमेटेड फिगर है यहाँ पर 10,000 से लेकर 20,000 लोगों तक का, जिसमें कि शामिल थे बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे भी यहाँ पर 10 महीने से लेकर 11 महीने 12 महीने के बच्चे। और वो प्रोटेस्ट भी इतना कोई अग्रेसिव प्रोटेस्ट नहीं था, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर लोग प्रोटेस्ट करने आए थे अपनी फैमिलीज के साथ। एंड उन सारे ही लोगों पर यहाँ पर जनरल डायर ने ऐसे ही फायरिंग करवा दी अपने सोल्जर्स के थ्रू। ना तो उन्होंने सबसे पहले कोई वार्निंग दी, ना तो उन्होंने हवा में गन शॉट्स फायर करी और ना ही टीयर गैस का यूज किया। बिना कोई वार्निंग के डायरेक्टली यहाँ पर इतने सारे लोगों के ऊपर उन्होंने गन फायरिंग करवा दी। सुनने में काफी ज्यादा हॉरिफाइंग माहौल लगता है ना। अब ये सोचो कि ये एक्चुअल माहौल था यहाँ पर जलियांवाला बाग में, एक्चुअल लोगों को उस तरीके से मारा गया था गोलियां चलाकर, जो कि हमें ट्रेलर के अंदर देखने को भी मिलते हैं ऐसे हॉरिफाइंग शॉट्स। अब जितने भी ब्रूटल सीन्स हमें देखने को मिले हैं ना यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के इस ट्रेलर के अंदर, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये मूवी भी यहाँ पर ए रेटेड ही होने वाली है। लेकिन अभी यार इंडियन पॉप कल्चर के माहौल को देखते हुए ये तो नहीं लगता है कि यहाँ पर ए रेटिंग का इस मूवी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है या फिर इसको कोई नुकसान होने वाला है। नुकसान सिर्फ इतना है कि यहाँ पर बच्चे नहीं जानेंगे ये सब। मेरा मतलब ये है कि आजकल के बच्चे यहाँ पर किताबों के थ्रू तो ये जानकारी लेने से रहे, अब मूवी के थ्रू ही सही, लेकिन यहाँ पर एंटरटेनमेंट के थ्रू इनको ये जानकारी तो मिलने वाली थी, एटलीस्ट उनको ये सच तो पता चलने वाला था, उसके बारे में ये अवेयर तो होने वाले थे। लेकिन अभी ये हो नहीं सकता क्योंकि ये मूवी ए रेटेड होने वाली है। लेकिन अब तुम्हें क्या लगता है कि इस मूवी को ए रेटेड बनाना सही था या नहीं, ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी सही डिसीजन था। जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें यहाँ पर लाशें ही नजर आती है एंड खून खराबा ही नजर आता है। तो अब इसको एक्चुअल में प्रेजेंट करना है ऑडियंस के सामने जिसको कि वो फील कर पाए, तो ए रेटिंग की तो जरूरत पड़ेगी। तो अब आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर ट्रेलर के सेकंड शॉट की, तो यहाँ पर सेकंड शॉट में हमें देखने को मिलता है अमृतसर की कोर्ट जो कि ब्रिटिश इंडिया के दौरान थी। अब इस कोर्ट की बात करें तो इसका इतिहास भी 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। जब यहाँ पर महाराणा रंजीत सिंह का शासन था तब यहाँ पर कोई भी कोर्ट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जब ब्रिटिश इंडिया ने पंजाब के ऊपर 1849 में जब कब्जा किया तब यहाँ पर इस कोर्ट को बनवाया। एंड ये जो पूरा जलियांवाला बाग का हत्याकांड है वो पूरा हत्याकांड हुआ था 1919 में। और फिर इसी हत्याकांड को देखते हुए यहाँ पर सी शंकरन नायर ने वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा देकर यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। और जंग से मेरा मतलब है कि इन अ लीगल वे इन द कोर्ट। लेकिन यहाँ पर सी शंकरन नायर अपनी जंग में कामयाब हुए या नहीं, उनको सफलता मिली या नहीं, ये अगर बताऊंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, तो रहने देते हैं। और फिर आगे हमें यहाँ पर सी शंकरन नायर के रोल में अक्षय कुमार ये कहते हुए देखते हैं कि जनरल डायर आपने जब फायरिंग की तब क्या यहाँ पर कोई गन शॉट फायर किए थे हवा में या फिर कोई टीयर गैस का इस्तेमाल किया था भीड़ पर गोलियां चलाने से पहले। तब यहाँ पर जनरल डायर के रोल में जो एक्टर है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर वो भीड़ नहीं थी, वो आतंकवादी थे। अब भाई लोग मैं एक्चुअल फैक्ट की बात करूँ ना तो यहाँ पर जनरल डायर ने यहाँ पर ये पूरे हत्याकांड के बाद ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ यहाँ पर मैंने कोई भी वार्निंग नहीं दी थी भीड़ को, कोई भी टीयर गैस, कोई भी यहाँ पर हवा में गन शॉट फायर नहीं किए गए थे। और यहाँ पर ट्रेलर के अंदर भी जनरल डायर के रोल में जो एक्टर है वो हमें यहाँ पर इन सारे ही सवालों के जवाब नहीं में देते हुए भी दिखते हैं। ये वाला पूरा सीन जब मैंने यहाँ पर ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही देखा ना तभी मुझे ये अंदाजा हो गया कि ये मूवी काफी हद तक फैक्चुअली करेक्ट होने वाली है। और ये भी लगता है कि यहाँ पर काफी बोल्ड जाने वाला है मूवी के मेकर्स और काफी कम क्रिएटिव लिबर्टी का यूज करने वाला है मूवी के अंदर। आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। Did you fire shots in the air?
नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है इस मूवी का जो मेन प्लॉट है यानी कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड, उसके सीन्स को। उस सीन में अगर देखोगे ना तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्लो मोशन में पहली गोली जाते हुए दिखाया है, जो कि यहाँ पर टेंशन बिल्ड कर देती है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर जो पहली गोली जिसको लगती है ना, उसी बंदे का खून उसके बेटे के मुंह पर जाकर गिरता है। तो ऐसे छोटे छोटे सीन्स यहाँ पर उस पूरे सीक्वेंस को काफी इम्पैक्टफुल बना देंगे अगर मूवी में भी यही सेम चीजें दिखाई गई हमें तो, जो कि हमें दिखने भी वाली है। और फिर आगे हमें कई सारे सीन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर की औरतें और यहाँ तक कि बच्चों तक के ब्रूटल सीन्स हमें दिखाए गए हैं। जैसे कि वो बच्चा अगर आगे बढ़ रहा है, रेंग रहा है, तो उसके पीछे उसका पाव कटा हुआ है और आधा मांस जुड़ा हुआ है। भाई साहब, ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर केसरी 2 के मेकर्स उस पूरे जलियांवाला बाग के हत्याकांड को दिखाने के लिए इतना ब्रूटल, इतना ज्यादा गोरी ब्रूटल जाएंगे, लेकिन वो गए, इसलिए उनको हेड्स ऑफ है। और यही सारी चीजें देखकर यहाँ पर ऑडियंस इस पूरी मूवी के साथ काफी जोर से कनेक्ट होने वाली है। जब केसरी का पार्ट 1 आया था तब उसमें भी हमें एंड वाले फाइट सीन में काफी ब्रूटल सीन्स हमें देखने को मिले थे। एंड में तो एक बंदे को जलते हुए ही दिखा दिया था, वो सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और यही सारे सीन्स हमें देखने को मिलने वाले हैं केसरी के चैप्टर 2 में भी। अब भाई लोग, जब मैंने यहाँ पर इस ट्रेलर के अंदर जनरल डायर को हिंदी में बात करते सुना तब मुझे ऐसा लगा कि क्या सच में जनरल डायर को हिंदी आती भी थी। और जब मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की तब मैं खुद ही ये जानकर शॉक हो गया कि यहाँ पर जनरल डायर को यहाँ पर हिंदी के साथ साथ कई और भाषाएं आती थी जो कि इंडियन लैंग्वेजेस है। सबसे पहले तो हिंदी, फिर उर्दू, पंजाबी, पश्ती, फारसी एंड इसी के साथ साथ बलूची लैंग्वेज भी आती थी उसे। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि यहाँ पर जनरल डायर का जन्म भी पंजाब के अंदर ही हुआ था। हाँ, ये बिल्कुल सच है, मजाक नहीं कर रहा मैं। ब्रिगेडियर जनरल डायर का जन्म 2 अक्टूबर 1864 को यहाँ पर पंजाब प्रांत में हुआ था, जो कि ब्रिटिश इंडिया के दौरान था यहाँ पर भारत का हिस्सा, और अभी वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अब यार मूवी के अंदर जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है यानी कि सी शंकरन नायर का कैरेक्टर, वो यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ लड़ रहा है। एंड अब यार उनके अपोजिट में जो केस लड़ रहे हैं यहाँ पर, उस रोल के लिए कास्ट किया गया है आर माधवन को। और उनकी एंट्री भी एकदम फिल्मी स्टाइल में, एक डायलॉग पीछे चल रहा है और एकदम बेडास तरीके से उनकी एंट्री दिखाई है कि वो यहाँ पर बोलता नहीं है, दहाड़ता है। अब अगर तुमको नहीं पता ना कि यहाँ पर आर माधवन किसका रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मूवी के अंदर, तो मैं तुमको बता देता हूँ कि यहाँ पर आर माधवन का जो कैरेक्टर है उनका एक्चुअल नाम होने वाला है मूवी के अंदर नेविन मैकिनले। अब भाई अगर नेविन मैकिनले को लेकर तुम कुछ भी नहीं जानते हो ना, तो मैं तुमको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं भी नहीं जानता, क्योंकि इनके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल है ही नहीं। यहाँ तक कि ये पूरी केसरी चैप्टर 2 मूवी जिस बुक से इंस्पायर्ड है, द केस दैट शुक द एम्पायर, उस मूवी के अंदर भी यहाँ पर नेविन मैकिनले का कोई भी जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता। तो अब इसी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर नेविन मैकिनले का जो कैरेक्टर यहाँ पर आर माधवन प्ले करने वाला है इस मूवी के अंदर, वो टोटली फिक्शनल होने वाला है। एंड फाइनली जब मैं ये डिसीजन लेने ही वाला था कि इनका पूरा कैरेक्टर फिक्शनल होने वाला है मूवी के अंदर, तब तक मैं यहाँ पर रिसर्च कर रहा था चैट जीपीटी के ऊपर। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार गूगल भी कर लेना चाहिए। एंड मैंने गूगल किया और फिर मुझे मिला ये, जो कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा। अब इसको आराम से पढ़ लो स्टॉप कर और फिर मुझे अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिख के बताओ, या फिर आप लोगों में से किसी के पास अगर कोई एक्स्ट्रा जानकारी है तो वो भी जानकारी आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर पूरी केसरी चैप्टर 2 मूवी की सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी यानी कि अनन्या पांडे। जब मैंने इनके बारे में सुना था ना, जब यहाँ पर ये केसरी चैप्टर 2 मूवी अनाउंस हुई थी और जब इसका टीजर आया था, तब मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर अनन्या पांडे को क्यों ही कास्ट किया होगा। और तब मैंने यहाँ पर इसके प्रोडक्शन हाउस के बारे में जाना, धर्मा प्रोडक्शन, तब मुझे क्लियर हुआ कि हाँ भाई होता है, इनके यहाँ ऐसा ही होता है। वरना तुम खुद ही सोचो ना कि कास्ट में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अक्षय कुमार, आर माधवन और बीच में अनन्या पांडे। लेकिन अभी भाई लोग यहाँ पर ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ पर अनन्या पांडे के जितने भी सीन्स और जितने भी डायलॉग है, एक ही डायलॉग है वैसे इस पूरे ट्रेलर के अंदर। हाँ, वो जितना भी रोल है यहाँ पर उनका, वो यहाँ पर कुछ खराब करती हुई तो नजर नहीं आ रही है, एटलीस्ट इन द ट्रेलर। अब मूवी के अंदर देखते हैं। लेकिन अभी भाई अनन्या पांडे के साथ ये ऑकवर्डनेस तो यहाँ पर पूरी मूवी देखते टाइम रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले इनको ऐसे किसी रोल में देखा नहीं है ना, इतना सीरियस रोल में। अब भाई लोग यहाँ पर अनन्या पांडे का जो मूवी के अंदर कैरेक्टर रहने वाला है ना, वो सी शंकरन नायर के असिस्टेंट के तौर पर हमें मूवी के अंदर दिखने वाली है। और उनका नाम होने वाला है, उनके कैरेक्टर का नाम होने वाला है दिलरीत गिल। और हमें यहाँ पर ट्रेलर के अंदर एक सीन देखने को मिलता है जिसमें कि हमें एक बोर्ड नजर आ रहा है जहाँ पर कि उसके ऊपर लिखा है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अगर आप लोगों में से किसी को याद है तो जो अजय देवगन की भगत सिंह के ऊपर बनी बायोग्राफी मूवी आई थी ना, उसके अंदर भी हमें ये सीन देखने को मिला था जहाँ पर कि एक थिएटर के बाहर ये बोर्ड लगा हुआ था। और एक्चुअल में यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया के दौरान यही सारी चीजें होती थी, कई सारे पब्लिक प्लेसेस पर यही लिखा हुआ होता था। अब भाई जैसा कि मैंने वीडियो में आगे बोला कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मूवी के मेकर्स काफी बोल्ड जाने वाले हैं केसरी के पार्ट 2 के साथ, जो कि यहाँ पर हमें ट्रेलर और यहाँ पर टीजर के अंदर भी देखने को मिला था। यूजुअली मूवीज के अंदर क्या होता है कि ये जो एफ वर्ड वाले सारे वर्ड्स है ना, उनको म्यूट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर टीजर के अंदर क्लियरली हमें दिखाया गया अक्षय कुमार का ये वाला डायलॉग।
Fuck you. एंड यहाँ पर ट्रेलर के एंड में यहाँ पर एक हाई मूवमेंट देने के चक्कर में ये काफी ज्यादा ही एक्सट्रीम चले गए, और जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया वो वाला डायलॉग जहाँ पर कि अक्षय कुमार कहता है कि द एम्पायर इज श्रिंकिंग। वो वाला डायलॉग जब ऐसे झुककर देखा ना अक्षय कुमार ने, तभी मुझे ऐसा लगा कि राजू मोड ऑन हो गया अक्षय पाजी का। लेकिन भाई मजाक से हटकर यहाँ पर उनके मुंह पर सीरियसनेस तब भी दिख रही थी। एंड ये जो डायलॉग है ना, जिनको की पब्लिक यहाँ पर फनी वे में ले रही है, द एम्पायर इज श्रिंकिंग, यानी कि उनका एम्पायर सिकुड़ रहा है। और सीरियसली भाई लोग यहाँ पर ये जो पूरी बात है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड की, वो 1919 की है, और ये केस भी उसी टाइम पर लड़ा गया था। एंड तभी एक्चुअल में यहाँ पर इंडिया में यही सिचुएशन थी कि जो इनका एम्पायर है ना वो सच में सिकुड़ रहा था, क्योंकि इस पूरे दर्दनाक हत्याकांड के बाद पूरा भारत भड़क चुका था। यहाँ पर भारत के अंदर जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे, सत्याग्रह हो रहे थे। एंड भाई लोग अगर मैं मेरी बात करूँ ना, तो यहाँ पर इस पूरे हत्याकांड का सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट मुझे कौन सा लगा पता है? जब यहाँ पर सरदार उधम ने बड़े होकर यहाँ पर जनरल डायर को उन्हीं के देश में जाकर मारा। और सरदार उधम जो मूवी रिलीज हुई थी, वो मैं जरूर से रिकमेंड करना चाहूंगा कि उस मूवी को भी यहाँ पर केसरी चैप्टर 2 को देखने से पहले एक बार जरूर से देख लेना। तो बस अब ओके, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से मार देना, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।